अभ्यास 46 षट्चत्वारिंशत् शब्दकोश पेज नंबर 92 शब्दकोश क नामन नामन मतलब नाम प्रेमन प्रेम धामन धाम किंवा घर देखिए घर के लिए और एक शब्द मिल गया भाई धाम हम लोग बोलते ना भागवत धाम और क्या बोलते पवन धाम आदि आदि व्योमन आकाश सामन सामवेद हेमन सोना दामन रस्सी लोमन बाल मतलब केश है कि नहीं जन जायते पैदा होना संपद होना पूर्ण होना उत्पन्न होना विद होना जानना मन मानना आगे निर्विघ्न निर्विघ्न विघ्न रहित निष्कारण बिना कारण कारण रहित है कि नहीं यथाशक्ति शक्ति भर मतलब जितनी शक्ति है उतना आबाल वृद्धम बालक से लेकर वृद्ध तक यावत जितना जब तक तावत उतना तब तक कियत कितना है कि नहीं इयत इतना अनुकूल अनुकूल प्रतिकूल विपरीत निर्द्वंद्वम निर्विघ्न निर्जनम इसके रूप चला के लिए आप लोग यावत और तावत के और कियत के किसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में तीनों लिंगों में लिख के लाइएगा ठीक है ना हाँ हाँ विशेषण है ना अव्यय भी है लेकिन यहां पर विशेषण का काम यावन यावंतौ यावंतः उस प्रकार ठीक है ना और न यावंती यावंत्यौ यावंत्यः नदी प्रमाणे हाँ और जगत प्रमाणे यावत यावती यावंती ठीक है लिख के लाइएगा आगे चलते हैं सूचना क नामन लोमन नामन के तुल्य नामन शब्द से लोमन शब्द तक नामन के तुल्य जन मन युद्ध के तुल्य ठीक है आगे व्याकरण नामन जन अव्यय भाव समास सप्तमी समास चालू हुआ भाई कल से हम लोग समास लिखेंगे चलेगा ठीक है नामन शब्द के पूरे रूप स्मरण करो देखो शब्द संख्या 27 पीछे दिया है जन धातु के 10 लकारों के रूप स्मरण करो देखो धातु संख्या 45 अभ्यास 17 में दिए सप्तमी के नियमों का पुनः अभ्यास करो ठीक नियम 156 दो या अधिक शब्दों को मिलाने या जोड़ने को समास कहते हैं समास 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 क्या है भाई समास मतलब कुछ नहीं दो किंवा दो से अधिक शब्द जो अलग अलग है उसको जोड़ना उसको क्या बोलते हैं समास समास मतलब संक्षेप थोड़े में ठीक है ना दो या अधिक शब्दों को मिलाने या जोड़ने को समास कहते हैं समास का अर्थ है संक्षेप दे दिया संक्षेप संक्षिप्तीकरण समास करने पर समास हुए शब्दों के बीच की विभक्ति नहीं रहती समास करने पर समास के बीच में मतलब दो पद रहते ना दो पद एकत्र करना है जब दो पदों को जोड़ना है तो उन दो पदों के बीच में जो विभक्ति है वो नहीं रहेगी वो क्या होती है उसका लोप हो जाता है सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो सूत्र से उसका लोप हो जाता है बीच में विभक्ति का ठीक है ना आगे जैसे राज्ञ पुरुष राज पुरुष राज्ञ षष्ठी है कि नहीं तो षष्ठी विभक्ति है वो नहीं रहेगी है कि नहीं तो राज पुरुष बनेगा पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होगी पुनः स्वादि प्रत्यय आएंगे फिर राज पुरुष ऐसा चलेगा समास हुए शब्दों के बीच की विभक्ति नहीं रहती समस्त शब्द समस्त मतलब समासयुक्त शब्द एक हो जाता है अंत में विभक्ति लगती है जैसे राजपुरुष अंत में लग गया राजपुरुष राजपुरुषौ आदि समास को तोड़ने को विग्रह कहते हैं समास बन गया और उसको अलग अलग करके दिखाना है तो उसको क्या बोलते हैं विग्रह सबकी परिभाषा लिखेंगे हम लोग जैसे राज्ञ पुरुष मतलब राजा का पुरुष ये क्या हुआ विग्रह हुआ और राजपुरुष ये क्या हुआ समास हुआ और राज्ञ पुरुष ये क्या हुआ विग्रह हुआ विग्रह मतलब अलग करके दिखा दिया राज्ञ पुरुष राजा का पुरुष विग्रह है राजपुरुष समस्त पद है बीच की कारक षष्ठी का लोप हुआ ठीक समास के 6 भेद हैं समास मुख्य कितने प्रकार का है भाई 4 वैसा तो 4 ही प्रकार का है
कौन कौन? अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास, ये 4 है। ठीक है ना। तत्पुरुष का ही भेद है कर्मधारय और द्विगु, लेकिन उसको अलग से पकड़ेंगे तो 6 हो जाएंगे। तो वैसे मूल में देखेंगे तो कितने हैं? 4 है। और उसके और अवान्तर भेद देखेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है ना, उसको समझेंगे हम लोग बाद में। तो चलो या 6 समझ लीजिए। तो कौन कौन समाज ध्यान में रहेगा भाई? अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि और द्वंद्व। मुख्य 4 में 4 ध्यान में रखिए पहले, फिर 6 ध्यान में रख जाएंगे, रह जाएंगे। क्या क्या? अव्यय भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। क्या क्या? अव्यय भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। फिर रह गए 2, कौन कौन? कर्मधारय और द्विगु, ये तत्पुरुष का भेद है। हो गई 6। चलिए नियम 157, अव्यय भाव। अव्यय भाव समास की पहचान यह है कि इसमें पहला शब्द अव्यय होगा। अव्यय होगा, हो सकता है कहीं पर उपसर्ग होगा, कहीं पर निपात होगा। ठीक है ना। अव्यय भाव समास में क्या पहली पहचान? उन सामासिक पद में पहला शब्द क्या रहेगा? अव्यय, किंवा उपसर्ग किंवा निपात, अव्यय होगा। बाद का शब्द कोई संज्ञा शब्द होगा। बाद वाला जो शब्द है कि नहीं, वो क्या होगा? संज्ञा शब्द। अव्यय भाव समास वाले अकारांत शब्द नपुंसक एक वचन में ही रहते हैं, इनके रूप नहीं चलते भाई, है कि नहीं। अव्यय भाव समास वाला शब्द यदि अकारांत रहेगा तो उसका क्या रूप चलेगा? फक्त नपुंसक लिंग एक वचन में, बाकी के लिंगों में चलेगा नहीं। और बाद में यदि अ छोड़कर और स्वर रहेगा अंतिम, तो अव्यय बन जाता है पूरा सामासिक शब्द, उसके कहीं पर रूप नहीं चलते। अव्यय भाव समास वाले अकारांत शब्द नपुंसक लिंग एक वचन में ही रहते हैं। मिला? अन्य शब्द अव्यय होते हैं। अव्यय भाव समास के समस्त पद और विग्रह पद में अंतर होता है कि नहीं? क्योंकि किसी विशेष अर्थ में अव्यय शब्द आता है। अव्यय शब्द का आता है? किसी विशेष अर्थ में आता है। किस किस अर्थ में आता है वो चिंतन करेंगे बाद में, याद दिया है सामान्य रूप से। नंबर 1, सप्तमी के अर्थ में अधि। सप्तमी के अर्थ में अव्यय आता है, कौन सा? अधि। अधि के साथ समास हो गया अधि अधिक हरऊ, हरऊ सप्तमी है, अधि अधिक हरऊ अधि हरि बन गया अव्यय भाव समास। पहचान क्या है? कैसे समझेंगे अव्यय भाव समास? उपसर्ग पहले है या अव्यय पहले है। ठीक है ना। और उसके बाद ये इसके रूप नहीं चलेंगे। अधिहरि में अंतिम वर्ण क्या है? ई, ये अव्यय बन गया पूरा का पूरा शब्द अधिहरि। ठीक है ना। इसका अर्थ क्या होगा? हरि में। अर्थ क्या होगा? हरि में। सप्तमी अर्थ में हुआ है अधि। समीप अर्थ में उप, तो कृष्ण से समीपे उपकृष्णम, आकारांत है उपकृष्ण, इसलिए नपुंसकलिंग एक वचन हुआ। क्या? उपकृष्णम हो गया जी। और उपकृष्णम का अर्थ क्या होगा? कृष्ण के समीप, यह अर्थ होगा। ऐसा ही उपकूलम, कुल के पास, उपगंगम, गंगा के पास, उपयमुनम, यमुना के पास। अभाव अर्थ में नीर लगता है। जना नाम अभाव, निर्जनम मतलब मनुष्य का अभाव। निर्विघ्नम, विघ्नों का अभाव, कोई विघ्न नहीं। निर्द्वंद्वम, द्वंद्व रहित। निर्मक्षिकम, हाँ मक्षियों का अभाव। कोई कोई घर होता है ना, मम गृहम निर्मक्षिकम गृहम अस्ति, माझं घर कसं आहे? निर्मक्षिकम गृहम, माशी रहित घर है। पीछे अर्थ में अनु, जैसे रथस्य पश्चात अनुरथम, अव्यय बन गया अव्यय भाव समास। अनुरथम का अर्थ क्या हुआ? रथ के पीछे। अनुहरि, हरि के पीछे, पश्चात अर्थ में अनु हुआ। प्रत्येक अर्थ में प्रति, जैसे गृहम गृहम प्रति, प्रतिगृहम है कि नहीं? प्रतिगृह मतलब घरा घरात, घर घर में, ऐसा अर्थ होगा। अनुसार अर्थ में यथा, जैसे शक्तिम अनतिक्रम्य। अनतिक्रम्य मतलब 2 शब्द, अतिक्रम्य अनतिक्रम्य। अतिक्रम्य मतलब उल्लंघन करके, अनतिक्रम्य मतलब उल्लंघन न करके। देखिए शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति का उल्लंघन न करके, मतलब अपने शक्ति के अनुसार। तो शब्द बन गया इस अर्थ को द्योतित करने के लिए क्या? यथाशक्ति।
किम भो यथाशक्ति कार्यम कुरु, मतलब अपनी शक्ति के अनुसार काम करो। ऐसा नहीं है कि आपकी शक्ति है 10 किलो उठाने की और उठा रहे 50 किलो, तो वो शक्ति क्या हुआ, शक्ति के अतिरिक्त काम हुआ, तो फिर कंबर मुड़ जाएगा। यथाशक्ति, देखिए शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति, यथेच्छम, यथेच्छम मतलब जितनी इच्छा हो उतना ही खाओ। यथेच्छम खाद मतलब जितनी इच्छा है उतना ही खाओ, ऐसा नहीं कि बहुत सारा रखा है तो खा ही लो, ऐसा बात नहीं। यथा कामम वही अर्थ है, यथेच्छम का जो अर्थ है वही यथा कामम। साथ और सदृश अर्थ में सह को स हो जाता है कि नहीं, साथ अर्थ में कि वह सदृश अर्थ में सह को क्या हो जाता है, सचक्रम, चक्रेण सहितम सचक्रम, ठीक है ना जी। तक अर्थ में आ लगता है, आ समुद्रम का अर्थ क्या होगा, समुद्र तक। आबाल वृद्धम मतलब बचपन से लेकर वृद्ध तक, आबाल वृद्धम, ठीक है। बाहर अर्थ में बही लगता है भाई, बहिर्वनम, अव्ययभाव समास है सब, बहुत अच्छा है अव्ययभाव समास। बहिर्वनम का अर्थ क्या होता है, वन के बाहर। बहिर्ग्रामम मतलब गांव के बाहर। समीप या और अर्थ में अनु है कि नहीं, अनुकूलम, अनुकूलम का अर्थ क्या होता है, किस अर्थ में अनु हुआ है उस पर आधार है, जरूरत नहीं कि अनु होने के बाद एक ही अर्थ होगा, हो सकता है समीप अर्थ में हो, है कि नहीं, समीप अर्थ में होगा तो अर्थ होगा कुल के पास, और पश्चात अर्थ होगा तो कुल के पीछे, ऐसा। समीप या और अर्थ में, कि वह और अर्थ, और मतलब कुल के प्रति, कुलाकड़े। अनुकूलम विपरीत अर्थ में प्रतिकूलम, है कि नहीं, उल्टा प्रतिकूलम, है कि नहीं। अपने रूढ़ अर्थ में अनुकूल प्रतिकूल विशेषण होते हैं। देखिए अनुकूल और प्रतिकूल अपना उनका अपना अपना रूढ़ अर्थ भी है, लेकिन समास के दृष्टि से देखेंगे तो अलग अर्थ भी हो सकते हैं, ये बात बता दिया, ठीक है ना। अनुकूल प्रतिकूल का रूढ़ अर्थ क्या है, अनुकूल मतलब अनुकूल है, सहायक है, और प्रतिकूल है मतलब विपरीत है, दुखदायक है कि नहीं, यह अर्थ है, रूढ़ अर्थ है। और यदि इसके दृष्टि से अर्थ देखा जाए तो अनुकूल मतलब कुल के पास, ये भी अर्थ हो जाता है, कुल के प्रति ये भी अर्थ हो जाता है, ठीक है ना। वह प्रसंग के अनुसार अर्थ करना पड़ता है, ठीक है भाई। ये भी पाठ हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।